वेग समय में आपको बताना है, वेग समय का ग्राफ जो है इनमें से कौन सा होगा। आपको ऑप्शन दिया हूं दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि कौन सा उत्तर आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पंत पानी ज्ञान में। दोस्तों, आज हम विज्ञान प्रयोगशाला की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है हम इससे शुरुआत करते हैं अपने क्लास की, और इस सब्जेक्ट से हम आगे की विज्ञान प्रयोगशाला की जो तैयारियां हैं उसको हम शुरू कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ जाएं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और अपने तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, शायद उनके ये वीडियो काम आ जाए। ये फिजिक्स की जो क्लास है इसमें हमारा जो जितने भी हमारे प्रश्न आए हैं वो 80% जो है न्यूमेरिकल रहे हैं, और 20% जो पोर्शन रहेगा वो थ्योरी का रहेगा। फिर भी दोस्तों थ्योरी का ज्ञान जो है हम सबको जरूरी है, और जब भी आप रीडिंग करेंगे, देखो रीडिंग की बुक वगैरह तो जब एग्जाम आएगा उस समय तो आप पढ़ेंगे, तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि थ्योरी की सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो आप अपने से कर सकते हैं। फिर भी मैं थ्योरी की जो है, थ्योरी में क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, एक बेसिक मेन जो हमारा सिलेक्शन का जो बेस बनेगा वो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। हमसे क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, कौन सा कहां से क्या आ रहा है तो अभी समझ नहीं आता है। तो जिनको भी कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं एकदम बेसिक से उठाऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी, क्योंकि 11 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री तो वो पढ़े ही हैं, अगर वो थोड़ा जानते हैं तो भी वो इस एग्जाम की को क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, और चैप्टर 1 से हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 हमारा होगा गति, ठीक है दोस्तों। सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के अनुसार हम तैयारी करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे गति। दोस्तों ये हमारा अध्याय है गति। गति के बारे हम जानेंगे, जैसा कि आप वैसे बहुत ज्यादा डीप में बताने की जरूरत नहीं है, आपने 11 12 में बहुत चीजें सारी चीजें जो पढ़ी है। इसमें क्या चीजें पूछ सकता है, क्या चीजें नहीं पढ़ना है, क्या चीजें पढ़ना है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको जो है आगे दिक्कत ना हो। गति में आपको गति और चाल और वेग, इन सारे में आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको इसमें परिभाषा दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा प्रश्न जो है, इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है करके। तो हमको परिभाषा का नॉलेज तीनों का थोड़ा होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं गति की परिभाषा। तो देखते हैं दोस्तों गति क्या है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो यह स्थिति या परिवर्तन जो है गति कहलाती है। जैसे कोई वस्तु चल रही है ना, कोई बस चल रही, उदाहरण के लिए गतिशील कार। तो गतिशील कार क्या होता है कि पहले अगर हम देखते हैं तो उस स्थान में वो उसकी जो परिवर्तन होती है वो 0 होती है। जब कार स्थिर होती है, जब वो चलना प्रारंभ करती है तो उसके स्पीड में परिवर्तन होता है और वो गतिमान होता है। मतलब उसकी स्थिति पहले शून्य थी या स्थिर थी, तो स्थिर से वो गतिशील अवस्था में आता है। तो क्योंकि उसकी स्थिति पहले कुछ और थी, अब बाद में वो स्थिति उसकी बदल जाती है, गतिशील अवस्था में आ जाती है, तो समय के साथ उसकी स्थिति जो है परिवर्तित होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों गति क्या है। अब बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो गति क्या है, एक परिभाषा आप देख सकते हैं, ऑप्शन बनाकर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। इसमें आपको पढ़ना है, अगला टॉपिक होगा अदिश राशियां। अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां और सदिश राशियां, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सी अदिश राशि है, इनमें से कौन सी सदिश राशि। एक प्रश्न यहां से बनता है दोस्तों। तो इसमें जितनी राशियां आप याद कर सकते हैं वो आपको याद करना है, बहुत ज्यादा नहीं है। अदिश राशियां सदिश राशियां आपको याद करके ही जाना है, ठीक है दोस्तों। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, आप इसका नोट्स बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। और एक चीज, मैं इसके लिए पीडीएफ वगैरह नहीं लाऊंगा, जो भी मेरी क्लासेस होगी आपको अच्छी लगती है आप इससे आप नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो देख कर भी जाएंगे, उतने में आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, मैं न्यूमेरिकल वीडियो बनाऊंगा, उसको आप उसका आप नोट्स, प्रॉपर नोट्स बिल्कुल बनाइएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये अदिश राशियां और सदिश राशियां का पूरे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। अगर आपके पास, आप YouTube कर सकते हैं, क्रोम से आप देख सकते हैं, आपको और नेट का सहारा लेकर और जो राशियां देख सकते हैं उसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अदिश राशियां और सदिश राशियां से हमेशा यूनिक प्रश्न पूछेगा।
जिसको आप नहीं जानते होंगे। इसमें कॉमन प्रश्न पूछने के चांसेस कम है। जैसे इसमें से आपको आवेग का पूछ सकता है ना, इसमें आपको दाब का पूछ सकता है, या कुछ भी जड़त्व का पूछ देगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पूछेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप नेट की शक्तियों का इस्तेमाल कर कर अदिश राशि सदिश राशि जितनी ज्यादा आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता है मुझे जितना एग्जाम्पल लिखाना था मैंने लिखा दिया है, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा मैक्सिमम। पर रेयर जब पूछना रहेगा तो आप नेट में इसके कवर और लिस्ट, जब लिस्ट बना रहे हैं तो आप परफेक्ट लिस्ट बनाइए और अधिक सदिश राशियों को थोड़ा सा और अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों राइटिंग थोड़ा इधर ऊपर नीचे हो सकता है, ब्लैक बोर्ड में लिखने का, व्हाइट बोर्ड में लिखने का मुझे उतना आदत नहीं है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड की कृपा बन सकती है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसको मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, गति के प्रकार देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गति के प्रकार में हम मुख्य रूप से 3 प्रकार की गति को पढ़ते हैं: सरल रेखीय या स्थानांतरी गति, वृत्ताकार तथा घूर्णन गति, तीसरा दोलनी तथा काल्पनिक गति। इन तीनों गति को हम थोड़ा सा समझते हैं, जानते तो आप सब हैं पर इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सरल रेखीय गति का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी गति होगी वो सरल रेखा में गति होगी। जैसे अगर मैं किसी चीज को यहां से गिराता हूं तो ये इसी अक्ष के अनुदिश जो है पेन जो है गिरेगा मेरा, तो ये हो जाएगा सरल रेखीय गति, है ना दोस्तों। हाथ से गिरता हुआ पत्थर और या लुढ़कता हुआ गेंद सरल रेखीय गति होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज चल रहा है तो वो एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में गति होगा, वो ऐसे 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 जिग-जैग गति नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सरल रेखीय गति है। तो आपको ये समझ आया होगा। बुक वगैरह मैंने सारा बता दिया है आपको कहाँ से पढ़ना है। बुक वगैरह को आप इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा जो जरूरी है, जितना जरूरी है आपको एग्जाम निकालने के लिए मैं उतना ही पढ़ाऊंगा दोस्तों। बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीज नहीं पढ़ाऊंगा वीडियो को लंबा करने के लिए। अगर हाँ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो उसको पार्ट पार्ट में मैं लेकर आऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक चैप्टर को मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूं। अगर वीडियो थोड़ा लंबा जाता है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तथा घूर्णन गति। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या है। जैसे हम रस्सी से किसी चीज को लटकाते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको एग्जांपल स्वरूप ही ले लेते हैं। मेरे पास एक चार्जर है, ये रस्सी से लटक रही है। ठीक है दोस्तों, वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। तो अगर मैं इसको एक अक्ष के परितः घुमाता हूं मैं, तो ये इसकी गति क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वृत्ताकार गति हो जाएगी। इसमें इसका जो अक्ष है वो एक अक्ष से के, ये अक्ष स्थिर है और इसके परितः जो है वो घूम रही है। ठीक है दोस्तों, अक्ष स्थिर है का मतलब क्या है कि ये अक्ष तो सीधा है पर इसके चारों ओर तो ये घूम रही है ना, ये क्या हो जाएगा, वृत्ताकार गति। अब समझते हैं दोस्तों घूर्णन गति। वृत्ताकार गति और घूर्णन गति। वृत्ताकार गति समझ आ गया कि इस अक्ष के परितः ये पूरी वस्तु जो है घूम रही है। अब एक चीज हम देखते हैं घूर्णन गति में क्या होता है। घूर्णन गति में क्या होगा कि कोई भी वस्तु जो है वो अपने अक्ष पर रोटेट होगी। अपने अक्ष पर क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, मतलब अब अपने अक्ष के अनुदिश घूम रही है। वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा दूर तक नहीं होगा, वो अपने अक्ष पर स्थिर रहेगी और अपने अक्ष के जो है स्थिर वो घूमते रहेगी। जैसे कि भौरे की गति, जो भौरे चलाते हैं, है ना दोस्तों, रस्सी से जो भौरे चलाया जाता है उसकी गति कैसे होती है, उसके जो लोहे का जो नुकीला किनारा वो एक स्थिर रहता है और उसके परितः घूमता है, तो ये होगी घूर्णन गति। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब समझते हैं दोस्तों दोलनी तथा काल्पनिक गति। दोस्तों आपने दीवार पर लटकी हुई बड़ी घड़ी को देखा होगा, जी हाँ, पेंडुलम, पेंडुलम जिसको कहते हैं, पेंडुलम वाली अच्छी घड़ी आती है। तो पेंडुलम क्या होता है, ये अपने अक्ष के क्रॉस करके घूमती है, एक बार इधर एक बार इधर, इस दिशा में हिलती है। जैसे कि अगर मैं ले लूं तो ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये गति क्या कहलाएगी दोस्तों, दोलनी गति। अब इसी में काल्पनिक गति भी होती है। अगर इसके, अभी ये क्या है दोस्तों, ये इसके आयाम है, ये इसके आयाम है, ये ऊपर नीचे जाता है, ये इसके आयाम कहलाते हैं। दोलन करने वाली वस्तु अगर ये दोलन कर रही है ना दोस्तों, यहां से अगर इसका दोलन जो है ऊपर होता है तो यहां से जो इसकी जो डिस्टेंस रहेगा वो इसका आयाम कहलाएगा। यहां से इसकी जितनी दूरी बनेगी वो इसका आयाम कहलाएगा। मतलब उसका जो विस्थापन हो रहा है वो उसका आयाम कहलाएगा, जितना उसकी दूरी पर हो रहा है। अगर इसका विस्थापन
कम होता है, अगर यही तक होता है इसका विस्थापन, जैसे कि कोई चीज देखते हैं, वो अभी ये विस्थापन हो रहा है, लंबी दूरी तक विस्थापन हो रहा है, अगर मैं ऐसे ले लूं, लंबी दूरी तक विस्थापन हो रहा है, अगर यही विस्थापन कम हो जाता है, ऐसे हो जाता है, अगर इसका विस्थापन यही तक होता है, मतलब कोई सुई चलकर यहीं से यहीं चलता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका काल्पनिक गति हो जाएगा। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका आयाम कम हो जाता है, अभी इसका आयाम बढ़ा हुआ है, आयाम ज्यादा है, अगर इसका आयाम कम होता है और इसी डिस्टेंस पर ये गति करती है, तो वो कंपन कहलाता है। इसका आपने एहसास किया होगा, कोई भी जो है इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा तो वही जो है काल्पनिक गति कहलाएगा, जिसको हम कंपन भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं, वो है विस्थापन। तो विस्थापन को समझते हैं दोस्तों, क्या है विस्थापन। विस्थापन को आसान भाषा में समझते हैं, अगर किसी बिंदु अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितनी दूरी अंतिम स्थिति पर करती है, उसी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक स्थिति A1 ले लेते हैं, अंतिम स्थिति A2 ले लेते हैं, इनकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहता हूं A1, पॉइंट A1 से मैं 5 बजे निकलता हूं सुबह, 6 बजे पॉइंट A2 पर पहुंचता हूं और 7 बजे मैं फिर से पॉइंट A1 पर आ जाता हूं, तो विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन हो जाएगा दोस्तों 0। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। दूरी में क्या होता है, वेग में क्या होता है और विस्थापन में क्या होता है, A1। अगर आपको मैं प्रश्न पूछता हूं, अगर मैं पॉइंट A से, इसकी दूरी जो है 5 किलोमीटर है, अगर यहां से मैं 5 बजे निकलता हूं और 6 बजे पहुंच जाता हूं, यहां से यहां पहुंचता हूं, तो कितना विस्थापन हुआ, तो विस्थापन कहेंगे आप 5 किलोमीटर, या इतनी दूरी मैंने तय की। जो दूरी होता है वही हमारा विस्थापन होता है। अगर A2 से मैं A1 पर आया, मतलब 5 किलोमीटर और चला, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। क्या 10 किलोमीटर होगा, नहीं, गलत, 10 किलोमीटर नहीं होगा। क्या बोला है परिभाषा में, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन। अब देखिए, प्रारंभिक स्थिति तो A1 है, अंतिम स्थिति A2 है क्या, नहीं, अंतिम स्थिति A2 में जाने के बाद फिर से वो A1 आ जाता है, मतलब A1 से निकला और वापस A1 में आया, तो इसमें कुछ विस्थापन है, नहीं है विस्थापन, वही चीज क्या बताया मैं, विस्थापन है 0। इसलिए जो यहां पर क्या हो जाएगा, विस्थापन हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए इसका नियम है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है, आपकी विस्थापन। समझ आया दोस्तों, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ नहीं आई होगी। जब भी हम न्यूमेरिकल में आएंगे तो इसको और बहुत डीप में इसको एनालिसिस करेंगे और ये चीजें आपको समझ आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बेसिक से आपको बता रहा हूं, हमको मेन फोकस न्यूमेरिकल पे करना है। जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको न्यूमेरिकल करना है, वहीं से प्रश्न अधिकतर बनते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, दूरी को आप यहीं पे समझ सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति कह लो या अंतिम स्थिति कह लो, जितना दूर चला गया वो उसकी दूरी कहलाती है। A1 से A2 गए 5 किलोमीटर, A2 से फिर A1 पर आए तो कितना हुआ, 10 किलोमीटर, वो क्या है, दूरी। लेकिन विस्थापन वहीं पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों में अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक चीज समझना है, अब आपको ऐसा दूरी और विस्थापन में से एक प्रश्न बना सकता है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, या ये कथन सही है कि नहीं है। इसके लिए आप दूरी और विस्थापन को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। जैसे कि मैं एक प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों, दूरी और विस्थापन, इसका आंसर आपको बताना है, दूरी और विस्थापन के संबंध में क्या सत्य है। व्यापम जो है, PSC जो है, इसका जो पेपर है वो कंसेप्चुअल आता है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब आप इसको पढ़कर भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके प्रश्न नहीं बना पाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखिएगा, प्रश्नों को ऐसा घुमाया है, ऐसा बेसिक से उठाया है, फिर
अगर हमको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो उसको नहीं बना पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रश्नों के माध्यम से या किस तरह से पूछ सकता है, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं और हमको पता ही नहीं है कि प्रश्न कैसे आ सकता है, कैसे पूछ सकता है, तो हम कितना भी पढ़ लें, कितने अच्छे से पढ़ लें, कितने अच्छे से याद कर लें, फिर भी हम एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमको बेसिक तैयारी करना जरूरी है। कैसे प्रश्न पूछेगा वो समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सब कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न दे रहा हूं मैं, दूरी और विस्थापन के संबंध में क्या सत्य है। आप इसका उत्तर मेरे को कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए, ये जो अभी मैंने दूरी विस्थापन के बारे में अंतर बताया, समझाने की कोशिश किया, उसके बेस पर मैंने एक प्रश्न दिया है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो ये प्रश्न आपसे बनना चाहिए। अगर आपसे ये प्रश्न बन रहा है तो कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा। अगर आपका उत्तर सही आता है, मैं समझता हूं कि आप चीजों को समझ रहे हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं करेगा। आप इसका उत्तर बताइए। तो मैं समझता हूं सभी ने अपना उत्तर इस प्रश्न को बना लिया होगा। पॉज कर लीजिएगा और आंसर को बताइएगा। तो मैं समझता हूं आपने इसका उत्तर बता दिया होगा। तो मैं आपको बताता हूं इसका उत्तर क्या होगा। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। दूरी जो है विस्थापन से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, जो अभी मैंने बताया। दूरी जो है विस्थापन के, इसका मतलब है, इसके नीचे जो चिन्ह लगा, समझता हूं कि आप इस चिन्ह को मतलब समझते होंगे। ये ग्रेटर देन है, दूरी लेस देन विस्थापन, मतलब दूरी जो है विस्थापन से कम हो सकती है। क्या दूरी विस्थापन से कम हो सकती? नहीं, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे दिया है दूरी विस्थापन से कम या बराबर हो सकती है। बराबर तो हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। दूरी जो है विस्थापन से ज्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है। तो ये कथन हमारा सही है। कैसे होगा उसको हम समझते हैं। अगर मैं कहता हूं पॉइंट ए पर कोई व्यक्ति है, 5 किलोमीटर चलता है, वो 5 किलोमीटर चलकर पॉइंट बी पर पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी दूरी कितनी हुई? 5 किलोमीटर। और यहाँ पर इसका विस्थापन कितना होगा? प्रारंभिक दूरी से अंतिम दूरी पर चला, वो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान पर चला, तो उसका विस्थापन कितना होगा? यही होता है विस्थापन का सूत्र कि अंतिम, प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच में जितनी दूरी होती है वही हमारा क्या होता है? विस्थापन। मतलब दूरी इज इक्वल टू विस्थापन। 5 किलोमीटर इज इक्वल, मतलब हमारा ये इक्वल वाला कथन सही है। इक्वल हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं क्या बोला है। दूरी विस्थापन से कम होगी जब दूरी 5 किलोमीटर है, ये इसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो क्या दूरी और विस्थापन कम हो सकती? नहीं। क्या बोल रहे हैं? अगर क्या बोल रहे हैं दूरी 4 किलोमीटर है तो क्या विस्थापन 5 किलोमीटर होगा? नहीं होगा, क्योंकि दूरी जितना 4 किलोमीटर है, जितना 5 किलोमीटर जिसका दूरी है, उतना ही इसका विस्थापन होता है। तो इससे कम नहीं हो सकता, है ना। दूरी जो है विस्थापन से कम नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गया आपको? ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना इसका डिस्टेंस है, जितना इसका विस्थापन है, वो उसका दूरी भी है, उससे कम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं दूरी जो है वो ज्यादा हो सकता है लेकिन विस्थापन जो है कम होगा। कैसे? देखिए, अगर मैं कहता हूं कोई व्यक्ति स्थान ए से बी की ओर जाता और वापस ए पर आता है, तो उसने कितनी दूरी तय की? केस 3 देखते हैं ना। केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया और ये केस 3। अगर ये बी तक जाता है और बी से वापस ए पर आता है, मतलब दूरी उसने ए से चला बी, बी से चला फिर से ए, कितना दूरी तय किया? 5 किलोमीटर यहाँ आया, 5 किलोमीटर से फिर इधर आया, कितना टोटल चला वो? 5 + 5 बराबर 10 किलोमीटर। दूरी कितना चला? 10 किलोमीटर। ठीक है, वही हम विस्थापन की बात करते हैं, वही हम विस्थापन की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो ये 0 किलोमीटर है ना, यहाँ पर, यहां से यहां चलकर आया 5 किलोमीटर पर। ए से बी कितना है? वो ए से जब बी चलता है तो कितना किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर। ए से बी कितना चलता है? 5 किलोमीटर। फिर वो बी से ए आता है, बी से बी आता है, तो ए से बी चलता है वो 5 किलोमीटर, बी से फिर ए आता है, मतलब 5 किलोमीटर फिर से वापस आता है। तो इनके बीच धन न लगकर क्या लग जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि जिस स्थान से ये 5 किलोमीटर चला है वापिस माइनस, विस्थापन के केस में वो माइनस हो जाता है, ऋण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका विस्थापन 0 हो जाता है। इधर प्लस में चल रहा है, वो वापिस आकर ये माइनस में आ जाता है, वापिस मुड़ जाता है। तो इसका विस्थापन, कुछ इसने प्रगति किया क्या? नहीं किया, क्योंकि जिस स्थान पर था ये वापिस उसी स्थान पर आ गया। तो उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। तो ये विस्थापन हो जाएगा 0। इसलिए दूरी जो अभी क्या है, दूरी क्या है अभी, और ये विस्थापन, हमारे पास दूरी क्या है? 10 किलोमीटर और विस्थापन क्या है अभी? 0 किलोमीटर। तो दूरी जो है ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन होगा,
दूरी ग्रेटर देन है विस्थापन से, या इक्वल हो सकता है, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर इक्वल हो सकता है, तो इक्वल या ग्रेटर देन, ये आपका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। इसी में एक चीज देखते हैं दोस्तों, किसी गतिमान कण द्वारा अगर कोई दूरी तय की जाती है तो वो दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। कभी आपने सुना है कि वो -5 किलोमीटर चल के आया है, चल के गया है मतलब उसने तो कुछ वर्क किया, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो गति हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। गति की जो दूरी तय करी जाएगी, जो दूरी हमेशा धनात्मक नहीं होगी। वही अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में क्या हो सकता है, ए से बी अगर चलता है तो वो धनात्मक हो जाएगा, ए से बी से वापिस ए में आता है तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। और ए तक आने के बाद फिर से वापिस अपनी दिशा में आगे सी की ओर बढ़ता है तो ये ऋणात्मक हुआ ही। तो विस्थापन जो है धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों ही हो सकते। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, इसी में समझते हैं एक समान गति। अब ये एक समान गति क्या होता है समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले घंटे 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अगले दूसरे घंटे वो भी 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी वेग यहाँ पर समान है, तो एक समान जो है गति तय कर रहे हैं। तो 2 घंटे में वो टोटल 140 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो उसकी जो भी गति होगी वो एक समान है, उसमें जो है फेर बदल नहीं हो रहा है। वही दूसरा हम क्या देखते हैं, असमान गति। असमान गति क्या होता है, असमान गति क्या होता है, अगर कोई बस यात्री या कोई व्यक्ति पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूर तय करता है, अब उसको लगता है कि उसकी दूरी कम है, अपना स्पीड बढ़ा देता है और अगले में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी गति क्या हुआ, एक समान है क्या, नहीं, पहले 60 40 फिर दूसरा 60, ये 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये चीजें जो है एक समान गति है, ये समान गति कह सकते हैं, और ये असमान गति है। इसका उपयोग हम आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे। ये आप इतनी जानकारी को रख लीजिए किसको क्या है, किसको असमान गति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिक है, सिलेबस में दिया है तो थोड़ा सा समझाना जरूरी है, इसलिए बता दे रहा हूँ। अब आगे धीरे धीरे हम थोड़ा सा लेवल हम इधर बढ़ते जाएगा। हम देखते हैं, ये भी बेसिक है वैसे, चाल और वेग। ये जैसा कि हमने अभी पढ़ा दूरी और क्या पढ़ा, विस्थापन, ये जस्ट वैसा ही। चाल अगर हम देखें तो ये क्या है, चाल, और हम पढ़ेंगे वेग, दोनों को साथ लेकर पढ़ते हैं। दोनों ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस पर बड़ा डिफरेंस। अब देखते हैं चाल क्या है। चाल आप जान रहे हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम वस्तु का क्या बोलते हैं, या व्यक्ति का चाल कहते हैं। वही एकांक समय में तय की गई दूरी को उस व्यक्ति का या वस्तु का वेग कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वेग में आपको दिशा होगा और चाल में आपका दिशा नहीं होगा। मतलब इसमें दिशा नहीं होगा, परिमाण इसमें आपका होगा। परिमाण मतलब वैल्यू आपका इसमें होगा। इसमें क्या होगा, दिशा आपका होना जरूरी है, परिमाण इसमें आपका होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए इतनी चीजें। उम्मीद करता हूँ इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखते हैं एक समान चाल, ये वही है एक समान चाल। अगर कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति समान समय में समान दूरी तय करती है ना, समान दूरी समान समय में तय करती है, तो उसको क्या कहते हैं, एक समान चाल। जैसे कि 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है ना, और अगले 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने में भी 1 घंटे, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है दोस्तों, वही असमान चाल क्या हो जाएगा, असमान चाल, इसी को एक समान वेग भी कह सकते हैं, एक समान वेग भी कह। पहले चाल देख लेते हैं। असमान चाल में क्या होगा, पहले घंटे वो 50 किलोमीटर चलता, अगले घंटे वो 60 किलोमीटर चलता है, तो इस तरह से उसकी असमान चाल कुछ वैल्यू आएगी, वो असमान चाल। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालना है वो सब बताएंगे, कैसे निकालना है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सारा चीज मैं एकदम डिटेल से बताऊंगा। औसत चाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तीसरा औसत चाल, इसको हम डेल एस, डेल, इसको डेल बोलते हैं, डेल इसलिए बोलते हैं, और डेल का मतलब यह है कि प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है, उन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम औसत चाल बोलते हैं, डेल। तो औसत चाल का फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। औसत चाल का फार्मूला क्या है, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बट्टे कुल आपका कुल समयांतराल, ये आपका औसत चाल निकालने का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है 50 किलोमीटर चलता है, पहले 50 किलोमीटर चलता है, 60 किलोमीटर चलता है, फिर 40 किलोमीटर चलता है ना, पहले 50 फिर 60, कुल दूरी चल रही है इतना। पहले 1 घंटा लगता है, फिर अगले 1 घंटे में 60 चलता है, फिर अगले, टोटल कितना समय लगा इसको, 3 घंटे। तो जोड़ दीजिए 60 40 100 150 बट्टे 3, 3 पंचे 15, 50 किलोमीटर पर आवर, ये इसका क्या हुआ, औसत चाल। ये औसत चाल ऐसे निकालता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस तरह के प्रश्न आएंगे तो बना लेंगे। अब वेग में देख लेते हैं। अब चाल में ही एक चीज और आता है दोस्तों, तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। ये क्या होता है, इसमें जैसे हम एक औसत समय लेते हैं, एक समय लेते हैं कि हमने 1 घंटा चला था। तात्क्षणिक चाल में क्या हो जाएगा, डेल एस बाई डेल टी,
ये इसका फार्मूला है। क्या है इसमें, अगर कोई वस्तु बहुत ही कम समय में बहुत ही कम दूरी तय कर तो उसमें जो चाल निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल। जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, हम देखते हैं थोड़ी सी दूरी में हम स्पीड अपना बढ़ा देते हैं, 40 से 50, 50 से 60 बता देते हैं। वो कुछ दूरी को तय करता है, उसमें हमारा समय जो है बहुत ज्यादा नहीं होता, समय भी बहुत कम रहता है, कुछ सेकंड के लिए हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो उसका भी स्पीड हमको बता देता है। तो कुछ कम समय में कुछ कम दूरी तय करने के लिए जो औसत चाल बता देता है उसी को हम तात्क्षणिक चाल, ठीक है दोस्तों, माइनर समय के लिए है तो इसको तात्क्षणिक चाल बोला गया। तो ये चाल का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। वेग का देख लेते हैं अब वेग जो है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब इसी में हम जो आने वाले एग्जाम में पूछने की पूरी गारंटी है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था। वेग समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम बहुत डिटेल से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ धीरे से मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, आपको चीजें समझ आएगी। कुछ नहीं है, चीजें वही है। वेग में भी क्या होता है, दिशा के साथ जो है समान दूरी जो है समान समय अंतराल में एक दिशा की ओर हमको पता होता है, जिस दिशा में हम दूरी तय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आता है, इसके प्रकार आते हैं। अब इसके अंतर्गत 4 प्रकार आते हैं। पहला प्रकार सेम वही है, एक समान वेग। अभी एक समान वेग क्या है, और इसको देखिए दोस्तों, वेग का में जो है दिशा होता है, इसलिए आपको वेग समय ग्राफ पूछेगा। ठीक है दोस्तों, ग्राफ अगर आपको पूछेगा तो वेग से ही स्टार्ट करें। समझते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक समान वेग, इसका परिभाषा क्या होगा, यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति एक समान दूरी एक समान समय अंतराल में तय करता है तो उसका जो वेग होता है वो एक समान वेग का। ठीक है दोस्तों, अब इसका ग्राफ कैसे होगा इसको समझते हैं। हम एक ग्राफ बनाते हैं, 2 लाइन बनाते, नीचे हम लिख देते हैं समय, ऊपर लिख देते हैं दूरी। इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। एक समान वेग, दूरी या विस्थापन कह सकते हैं, दूरी कह सकते हैं या विस्थापन कह सकते हैं। अब जो भी हम पॉइंट से हम लेते हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है दोस्तों, ये दूरी, इस ग्राफ को क्या मतलब होता है वो मैं अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपने 8वीं 9वीं 10वीं की बुक में पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या होता है एक्सल में जीरो से हम आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, वैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं 1 है ना, 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से आगे बढ़ते हैं ऊपर। मतलब ये हुआ, अगर मैं 1 किलोमीटर की दूरी चल रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरा दूरी मैं 2 किलोमीटर चल रहा हूँ तो मेरा जो दूरी यहाँ पे आएगा ऊपर। वैसे ही समय, 1 घंटे में मैं 1 किलोमीटर चला तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 घंटे चला तो मेरा समय यहाँ पर आ जाएगा, 3 घंटे, तो ऐसा बढ़ते जाता है। ये इधर बढ़ेगा एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में, इसको एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हमको एक समान वेग बनाना। अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु एक समान वेग से आगे बढ़ रहा है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसका ग्राफ जो है ये बनेगा। आपको 4 ग्राफ दे देगा, बोलेगा एक समान वेग का जो ग्राफ है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको क्या क्या दे सकते हैं, कुछ भी उटपटांग दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा। आपको बताना है कौन सा सही है, तो आप बता सकते हैं, आपको पता रहेगा तो एक समान। पर इसमें भी बहुत सारे ग्राफ आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको समझना है अच्छे से। कैसे समझना है इसको मैं बताता हूं दोस्तों, समझते हैं इसको। देखिए, अभी मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो कहीं जाने के लिए, या मैं हूं या कोई भी व्यक्ति ले लो, या एक सामान्य व्यक्ति ले लेते हैं राजू। राजू जो है अभी अपने स्थान पर खड़ा है। अब वो क्या करता है, कहीं जाने के लिए तैयार होता है और कहीं जाने की तैयारी, तो 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसको और इसको मिला दूं तो ये पॉइंट कहां पर आएगा, नीचे देखते हैं, 1 2 3 4। ये ग्राफ बनता कैसे है मैं वो चीज बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। 1 2 3 4 ये 5। ठीक है दोस्तों, अगर कोई राजू है वो कहीं जाने के लिए तैयार होता है, प्रारंभिक स्थिति क्या आएगी, 0। ये क्या है, 0 है, 0 इधर से भी है, 0 इधर से भी, क्योंकि वो अभी खड़ा है, कहीं गया नहीं है, इसलिए वो उसका डिस्टेंस अभी 0। अब वो कहीं जाने के लिए तैयार होता है, 1 घंटा, ये समय है ना, ये समय है, मान लेते हैं घंटा मिनट कुछ भी ले सकते हैं, सेकंड, पर 1 घंटा लेते हैं। ठीक है, और ये विस्थापन है या दूरी। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं तो 0 समय में अपने स्थान पर जाने के लिए तैयार हुआ है, कहीं जाना चाहता है। 1 घंटे के समय अंतराल में वो 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, क्योंकि ये एक समान वेग, क्या बोला है, एक समान वेग। एक समान वेग में क्या होता है कि वो जितना दूरी 1 घंटे में तय किया है वो बाकी के जितनी दूरी भी जाएगा वो उतने ही घंटे में उतना ही दूरी तय करेगा। समझ आ रही चीज, इसलिए ये बदलेगा नहीं। मतलब ये 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर दूरी कर रहा है, तो अगले जो 2 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा, 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगले 3 घंटे में वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, अगले 4 घंटे में 4, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब उस सारे पॉइंट को आप मिलाएंगे तो ये कैसा ग्राफ बन रहा है, इसको मैं रेड से कर देता हूं। अगर ये सारे पॉइंट को हम मिलाते हैं तो सारे पॉइंट को मिलाते हैं तो हमको क्या ग्राफ मिलता है, हमको ये ग्राफ मिलता है एक सीधी लकीर जो ओ से होकर जाती है।
जो समय और विस्थापन के दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने सारे समय देख, जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि अपने सारे समय में जो अपनी गाड़ी चला रहा है वो एक समान चाल से चला रहा है। ठीक है दोस्तों, वही अगर ये समय विस्थापन, ये वेग बदल जाएगा, इधर ये बदल जाएगा, इधर पैरामीटर इसका, तो इसका ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। वही चीज हमको ध्यान देना है, नीचे समय है ऊपर विस्थापन है, तभी ये ग्राफ एक समान वेग का ग्राफ ऐसे बनेगा। कैसे बना आप समझ चुके हैं, नीचे समय ऊपर विस्थापन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। तो फाइनल ग्राफ हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। एक समान वेग का ग्राफ पूछेगा तो हमको ऐसे बनाना है। इसी में देखते हैं, इसी में अगला ग्राफ देखते हैं। एक समान वेग का आपको फिर से पूछा है कि आप बताइए, एक समान वेग का आप हमको ग्राफ बताइए। पर इस बार डिफरेंस क्या है, इस बार डिफरेंस ये है कि नीचे है समय और ऊपर है वेग। ऊपर क्या है, वेग। अब बताइए कि ग्राफ कैसे बनेगा। वही चार ऑप्शन दे रहा है आपको, ठीक है, वही चार ऑप्शन आपको दे रहा है। बताइए इन चारों ऑप्शन ए बी सी डी में ये प्रश्न पूछता है दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है ये, है ना। तो वेग समय ये आपको प्रश्न दिया है, इसमें से इनमें से ऐसी आएगा, डायग्राम बनाकर आपको पूछेगा कि कैसा आप कौन सा उत्तर होगा, है ना। तो ये प्रश्न दिया है, वेग समय में आपको बताना है वेग समय का ग्राफ जो है इनमें से कौन सा होगा। आपको ऑप्शन दिया हूं दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि कौन सा उत्तर आएगा। वेग समय का ग्राफ, ध्यान रखिएगा, वेग समय का ग्राफ है एक समान वेग में, विस्थापन समय का ग्राफ में वेग भी पूछ सकते हैं। इसमें दोनों अलग होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना है। कंसेप्ट पे जाना है, कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट आप समझेंगे तो आप कभी भी प्रश्न गलत कर नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कि इस समय इसका ग्राफ क्या हो। तो इसका ग्राफ होगा दोस्तों ये वेग समय। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। अभी समझते हैं ये 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या है, वेग। अभी क्या बोल रहा है, एक समान वेग से कोई चल रहा है ना, उसका आपको ग्राफ बताना। वेग और समय के बीच, मतलब इधर क्या है, वेग है और इधर आपका समय। ठीक है, तो ऊपर में जो वैल्यू दिया है वो क्या है, वेग। मतलब ये इसका वेग है 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। और क्या पूछा है, वेग। और ये अब ये समझिए, 1 किलोमीटर पर आवर वेग, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 4, ये सारे किलोमीटर ऊपर आगे और अनंत 10 तक, 10 आगे तक, ऊपर जितना अनंत तक। और वो चीज क्या है, उसको आप इस पॉइंट पे लीजिए तो 1 सेकेंड में, मतलब 1 घंटा ले लीजिए, है ना, समय जो है घंटा में। तो 1 किलोमीटर पर घंटा, 2 किलोमीटर पर आवर में, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में, पांचवें घंटे में, मतलब जितने घंटे में भी वो आगे बढ़ेगा। इसको पॉइंट को मिलाता हूं मैं, और सारे पॉइंट को मैं मिला दूं तो ये एक समान वेग का हुआ। मतलब ये 1 घंटे में कितना दूरी, पहले वाले का अगर जो वेग मैं देखूं तो उसका पॉइंट 1 पर 1 घंटा हो रहा है, पॉइंट 2 पर, 3 पर, 4 पर, तभी तो ये एक समान वेग होगा ना, तभी तो ये एक समान है। क्योंकि एक से आगे तो नहीं बढ़ गया, कभी वेग उसका बढ़ा तो नहीं, स्पीड उसका कभी बढ़ा तो नहीं, स्पीड नहीं बढ़ा है। स्पीड हमेशा एक के बाद 1 सेकंड में 1 है, दूसरे घंटे में 2 पर है, 1 में ही, कहीं ये ऊपर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, कहीं पर नहीं हुआ है, कहीं पर। तीसरे घंटे में ये 1 पर ही है, चौथे घंटे में 1 पर। इसलिए आप किसी भी अंतराल पे लोगे तो एक समान वेग जो है हमेशा ऐसे ही बनेगा। इसलिए वेग समय ग्राफ बोलेगा तो हमेशा वेग समय का ग्राफ कैसे बनेगा, सीधा लकीर से बनेगा। ठीक है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये यहां तक समझ आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम पॉइंट नंबर 2। अब एक समान वेग में हमको समझ आ गया, अब हम देखते हैं असमान वेग। असमान वेग क्या होगा, असमान वेग क्या, असमान वेग या इसी को क्या बोलते हैं, परिवर्ती वेग। हमको अन्य नाम पता होना भी बहुत जरूरी है ना दोस्तों, नहीं तो हम क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट करे आ जाएंगे, जबकि हमको बनाने आता होगा। असमान वेग या परिवर्ती वेग क्या होता है, इसको समझते हैं। सेम वही चीज है, अलग कुछ भी नहीं है। नीचे समय है, ऊपर विस्थापन है, विस्थापन मान लेते हैं 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये दूरी है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं यार। ये विस्थापन है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। ये मान लेते हैं कि कोई आदमी है, वो पहले घंटे चलना चालू करता है, समय घंटा में है ना, आवर में, पहले घंटे चलना चालू करता है। उस समय उसका वेग नियत बनता है, वो 1 घंटे में, ये किलोमीटर है ना, 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर चलता है, यहां पर चलता है वो। ठीक है, अगले 2 घंटे में वो कितना किलोमीटर तय करता है, मान लेते हैं वो 2.5 किलोमीटर तय करता है, मतलब यहां पर आएगा, यहां पर तय करता है। फिर अगले 3 घंटे में, तीसरे घंटे में वो 5 किलोमीटर तय कर लेता है। कितना किलोमीटर तय कर लेता है, 5 किलोमीटर तय कर लेता है। अपना जो है स्पीड बढ़ा लेता है वो। फिर अगले
चौथे घंटे में फिर वो 2 किलोमीटर पे आ जाता है वो, फिर अगले 5वें घंटे में वो 1 किलोमीटर ही तय कर पाता है। अब हम इसको मिलाते हैं, देखिए क्या ये वेग एक समान है? नहीं। तो एक समान वेग नहीं है तो असमान वेग या परिवर्ती वेग उसके अनुसार जो है बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहां तक बढ़ा है इसलिए ये ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, परिवर्ती वेग अगर इस तरह से कुछ भी आएगा तो आप इसका ग्राफ का प्रश्न बना सकते हैं, समझ के बना सकते हैं आप। इसमें आपको कंडीशन भी दे सकता है कि शुरू में वो 1 किलोमीटर, पहले घंटे में वो 2 किलोमीटर चला, 3 घंटा, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगाकर इसे जोड़ते जाएंगे तो आपका ग्राफ मैच आ जाएगा और आपसे एग्जैक्ट बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब तक आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। अब अगला हमारा आता है औसत वेग। औसत वेग आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, इसमें कुछ नहीं है। जब न्यूमेरिकल देगा तो आपको पूरा वैल्यू दे देगा, आपको फार्मूला में मान रखना है और निकाल देना है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? प्रारंभिक वेग जो होगा, है ना, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बट्टा कुल समय, ये आपका, या एक और होगा कुल विस्थापन जितना होगा, कुल विस्थापन जितना होगा उस बट्टे कुल समय अंतर। ये न्यूमेरिकल में और अच्छे से समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है, फार्मूला मान रखना है। ये दो फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल विस्थापन कुल समय अंतराल, डेल एस बाई डेल टी, इसी को डेल एस डेल टी से लिखते हैं। वही इसमें एक और चीज आता है, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होगा? तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग डेल एस बाई डेल टी। अच्छा यही है डेल एस। तात्क्षणिक वेग क्या होगा? तात्क्षणिक वेग क्या होगा? डेल एस बाई डेल टी। जैसे कोई किसी, वही चीज है जो चाल में बताया था मैं, कुछ समय के लिए कुछ विस्थापन जो कुछ समय अंतराल में जो तय करता है उसी को हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब इसी में अगर आपको विस्थापन समझ आ गया, वेग समझ आ गया, तो उम्मीद करता हूं आपको त्वरण भी समझ आ जाएगा बहुत जल्दी से। इसको मैं बेसिक में बता देता हूँ, त्वरण क्या होता है। त्वरण आप समझते हैं दोस्तों, अगर वेग में जो परिवर्तन की दर होती है, फार्मूला आपको ऐसे ही याद होगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो एक समान त्वरण क्या होगा? एक समान वेग से चल रहा है और उसके वेग में एक समान परिवर्तन होता है तो हम उसको एक समान त्वरण कहेंगे। असमान त्वरण क्या कहेंगे? असमान वेग में असमान परिवर्तन होता है तो उसको असमान त्वरण कहते हैं। वही तात्क्षणिक त्वरण हो जाएगा, उसका भी ग्राफ आपको बनाने आ जाएगा।